साइंस और हिंदी संबंधी ट्यूटोरियल वीडियो प्राप्त करने के लिए दाएं दिए जाने वाले बेल आइकन को दबाइए, जिसके तहत आपको इन विषयों पर सीख दी जाएगी। बच्चों, मैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर का दूसरा भाग लेके एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ। पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था केमिकल रिएक्शन के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। बैलेंसिंग समझाया था मैंने, बैलेंसिंग कैसे किया जाता है उसके विषय में समझाया था। और अभी जो पॉइंट है जिसके ऊपर मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ वो है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन है क्या, इसके विषय में अभी जानेंगे। So first of all, let us discuss what is called chemical equation. A chemical reaction can be represented by chemical equation. A chemical reaction can be represented by a chemical equation. It involves use of symbols of substances, of reactant and product with the mention of physical state. Okay, so अभी जो मैंने बताया उसका मतलब ये है कि केमिकल इक्वेशन है क्या। केमिकल रिएक्शन की वजह से ही केमिकल इक्वेशन बनता है। जो केमिकल इक्वेशन है उसे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल रिएक्शन के सहारे, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन को जो है हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन के सहारे, एक दूसरे के अनुरूप। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट हो सकता है केमिकल रिएक्शन के सहारे, और केमिकल रिएक्शन भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है केमिकल इक्वेशन के सहारे। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है सिंबल ऑफ सब्सटेंस का। सब्सटेंस के जो सिंबल होते हैं वो इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। उसके साथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट भी मेंशन किए जाते हैं इसमें फिज़िकल स्टेट में। ये जो प्रोसेस है ये फिज़िकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, फिज़िकल स्टेट के ऊपर वेरी करता है। इसमें सब्सटेंस के जो सिंबल हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, साथ ही साथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व होते हैं फिज़िकल स्टेट के सहारे। तो फिज़िकल स्टेट हमें पता है कि कौन कौन से फिज़िकल स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन किस्म के फिज़िकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और साथ ही साथ और एक इम्पॉर्टेंट होता है एक्वियस, जिसे हम लोग AQ से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है जलीय जो पदार्थ होते हैं वो। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस और एक्वियस, ये चार किस्म की फिज़िकल स्टेट होते हैं। बेसिकली तीन किस्म के होते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसे विस्तार से कहना चाहें तो फिर चार किस्म के कह सकते हैं कि फिज़िकल स्टेट चार किस्म के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस एंड एक्वियस, यानी जलीय। हमें पता है कि क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा था। अभी क्लास 10 में वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें पॉइंट डाला गया है, थोड़ा सा और डिस्कस किया गया है। तो फिज़िकल स्टेट जो होता है वो चार किस्म के होते हैं, जो कुछ देर पहले मैंने बोला था, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वियस। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड हमें पता है, सॉलिड यानी कठोर। जो कठोर सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिड कहलाएंगे। जो चीज़ कठोर होती है, तो जैसे कि लोहे का एक टुकड़ा ले लिया वो कठोर है, हथौड़ा ले लिया वो भी कठोर है, लकड़ी का कोई सामान ले लिया वे सारे कठोर हैं, तो वे सारे सामान सॉलिड हो जाएंगे। तो लिक्विड क्या होता है? लिक्विड का मतलब होता है जलीय। तरल जो होता है, तरल पदार्थ, तरल जो होता है वो लिक्विड कहलाएगा। जैसे कि पानी ले लो, ये लिक्विड हो गया। दूध ले लो, ये भी लिक्विड हो गया। अभी अगर गैस के ऊपर बात करते हैं तो गैस भी हमें पता है, ऑक्सीजन एक गैस है, नाइट्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है। तो ये है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी बात करते हैं एक्वियस के बारे में। तो ये क्या होता है? एक्वियस सॉल्यूशन है क्या? इट इज़ ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज़ वाटर। ठीक है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका सॉल्वेंट जो है पानी होता है, जिसका सॉल्वेंट पानी होता है। किसी भी ऐसा एक सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट पानी हो वो एक्वियस सॉल्यूशन होगा। यहाँ मोबाइल की स्क्रीन में देखो डाला हुआ है टाइप ऑफ रिएक्शन Mg+O2 फॉर्म कर रहा है MgO।
यहाँ पे Mg जो है ये सॉलिड है, O2 जो है ये गैसियस सब्सटेंस है, जबकि इसके ये Mg और O2 ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। ये दोनों रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट कर प्रोड्यूस कर रहे हैं MgO को, तो ये MgO जो है सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Mg और O2 ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, जबकि यहाँ पे MgO सॉलिड है। लेकिन हम यहाँ पे साफ तरीके से देख सकते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। दिस इज़ नॉट ए बैलेंस इक्वेशन, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होता उसे कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन विच इज़ नॉट बैलेंस इज़ नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इसमें Mg और O2 ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। दोनों आपस में रिएक्ट कर MgO को प्रोड्यूस किया है। MgO जो है ये प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे साफ तरीके से नज़र आ सकता है कि ये इक्वेशन बैलेंस है ही नहीं। तो जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होता उसे कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इसे बैलेंस करने के लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने लिखा, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट्स में Mg जो है, Mg के कितने एटॉम हैं? यहाँ पे सिर्फ एक एटॉम है। ऑक्सीजन के 2 एटॉम हैं, वही प्रोडक्ट्स के वहाँ Mg के 1 और ऑक्सीजन के 1 एटॉम हैं। अभी हमें इसे बैलेंस करने के लिए MgO के आगे 2 लिखने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटॉम थे जबकि प्रोडक्ट में 1 थे, इसीलिए हमने यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 डाला। तो 1 × 2 = 2, जबकि यहाँ पे भी हमें क्योंकि 2 डाल दिया हमने MgO के आगे, इसीलिए हमें अभी Mg के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 × 2 हो गया 2। यहाँ पे Mg के प्रोडक्ट में Mg के 2 हैं जबकि रिएक्टेंट्स में 1 हैं, इसीलिए हमने Mg के आगे 2 डाल दिया। तो हो गया 1 × 2 = 2। अभी हम लोग साफ तरीके से देख सकते हैं कि दोनों तरफ बैलेंस हो गया है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस है। तो चलिए हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर Fe यानी आयरन और H2O यानी वाटर। तो Fe के कितने एटॉम हैं? यहाँ पर Fe के हैं 1 एटॉम, जबकि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 एटॉम हैं। उसी तरीके से प्रोडक्ट की ओर Fe के 3, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 4 एटॉम हैं। तो अभी हमें इसे करना है बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ओर देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में 1 है जबकि प्रोडक्ट्स में 4 है, तो इसलिए हमने 4 डाल दिए इस 2 के आगे। तो इसका मतलब 1 × 4 = 4 हो गया रिएक्टेंट्स में। जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है तो 4 हमने पहले डाला था, तो 2 × 4 = हो गया 8। ठीक है, अभी रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के साथ 4 मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के साथ 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो गया 2 × 4 हो गया 8। ठीक है, अभी एट लास्ट रह गया है Fe। तो Fe को बैलेंस करने के लिए हमें Fe के आगे 3 लिखना पड़ेगा रिएक्टेंट्स में। तो 1 × 3 हो गया 3। तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया है। अभी एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस इक्वेशन? हमें इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है? तो इसका जवाब ऐसा है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ज़रूरी है इस वजह से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर जो है ना ही उसे बनाया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में किसी भी मैटर को बनाया भी नहीं जा सकता और उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे वो हमेशा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में सेम रहना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, उसके तहत रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है वो हमेशा सेम रहना चाहिए, उसका साइड हमेशा सेम रहना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स इक्वल टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है दोनों आपस के अनुरूप हैं। अनुरूप मतलब दोनों एक समान है। रिएक्टेंट्स इक्वल टू प्रोडक्ट।